दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी सुपर टेट, टेट और सीटेट के सूचना और तकनीकी सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहां तक कि दूसरे स्टेट के सुपर टेट और टेट के एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा सूचना और तकनीकी का पीछे के 5 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उसे भी देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाएगा स्टार्टिंग से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। दोस्तों, मैंने पीछे के क्लास में 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये 41वां क्वेश्चन, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दोस्तों बाइनरी डेटा को एक्सेप्ट करता है और बाइनरी डेटा को ही रीड करता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में जो डेटा का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। और दोस्तों डेटा का जो प्रोसेस होता है वो भी किस फॉर्म में होता है, वो भी दोस्तों बाइनरी या फिर बिट फॉर्म में होता है। ठीक, अब दोस्तों यहां पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में। यहां से बी लिया गया है और यहां से बी आई बाई लिया गया है और यहां से टी लिया गया है। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? बिट। दोस्तों बिट 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, जहां पे 0 को ऑफ यानी बंद से वोल्टेज की मात्रा में अगर दिखाएं और 1 को ऑन यानी चालू की से उसका निरूपण करते हैं कंप्यूटर में। अब दोस्तों मैं यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंप्यूटर किस यूनिट में डेटा का स्टोर या फिर प्रोसेस करता है। तो दोस्तों वो बाइनरी फॉर्म में डेटा का स्टोर या प्रोसेस करता है। इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। और दोस्तों यहां पे बिट का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अब दोस्तों यहां पे पूछा गया है कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। मीटर। ये कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि कंप्यूटर बिट बाइट इन्हीं सब पे काम करता है। ये क्या है दोस्तों? मिलीमीटर। ये भी कोई यूज का नहीं है। अब दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, बिट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। लेकिन बिट दोस्तों क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट को डिनोट करता है। लेकिन वहीं अगर दोस्तों बात करें 8 डिफरेंट डिजिट्स को, अगर दोस्तों बात करें यहां पे 8 डिफरेंट, यहां पे आप देख लेंगे कि 8 डिफरेंट डिजिट यूज हुए हैं। ठीक है, तो इस 8 डिफरेंट बिट को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। तो किसी भी शब्द की लंबाई मापने के लिए कंप्यूटर की भाषा में जो इकाई है दोस्तों वो बाइट का प्रयोग होता है। अब दोस्तों यहां पे इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बाइट बराबर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इसको याद कर लीजिए। एक बिट में कितने डिजिट होते हैं? 1 0 ये डिजिट्स होते हैं। 1 या 0 ये एक बिट होता है। और दोस्तों 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। इसको आप याद करिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 1024 बाइट से मिलके 1 KB बनता है। यहां पे दोस्तों K मीन्स क्या? किलो बाइट। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा? किलो बाइट। दोस्तों जनरली हम लोग किलो का मतलब क्या समझते हैं? 10⁻³ समझते हैं नॉर्मल अपने यूज में, मतलब जिसका मतलब 1000 होता है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में दोस्तों किलो का मतलब हो जाता है 2⁻10, क्योंकि बाइनरी हम लोग किस में लेते हैं? बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का उपयोग करते हैं
इसलिए यहाँ पे 2 और किलो के पावर 2 के पावर 10, तो ये दोस्तों क्या हो जाता है 1024 हो जाता है 2 टू द पावर 10। इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी में किलो का मतलब होता है 1024। यहां से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 किलो बाइट 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 102, जहां भी के आपको दिखे वहां पे 1024 आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट, ठीक। 1024 मतलब कि यहां पे दोस्तों 2 टू द पावर 10 किलो बाइट में क्या होता है, ये 1 MB के बराबर होता है, जो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे m का मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10 और किलो का मतलब आपने तो देखा ही। अब दोस्तों इसको और सिंपलर वे में आपको बताना चाहूंगा मैं, यहां पे इस चीज को आप जरूर याद रखिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक। और 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB एंड 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB, ठीक। तो ये चीज आपको याद करने की जरूरत है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें बिट क्या है बेसिक यूनिट है, बिट क्या है बेसिक यूनिट है, जिसमें क्या है कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। और बाइट, यहां पे आपने दोस्तों देखा सभी में बाइट का प्रयोग हुआ है, सभी में बाइट का प्रयोग हुआ है। तो किसी भी कंप्यूटर के लैंग्वेज में वर्ड की लंबाई मापने के लिए जनरली बाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो इसकी इकाई हो जाएगी दोस्तों वो बाइट, यानी कि बी उसका राइट आंसर हो जाएगा, बी उसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, तो यहां पे दोस्तों बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रयोग अक्षर प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर में यूनिट कॉम्बिनेशन का बना होता है, यूनिट कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि बाइट लगभग सभी वर्ड को, उसकी जो इकाई होती है वो बाइट होती है, जो 8 बिट से मिलके बना होता है, 8 बिट से मिलके बना होता है, जहां बिट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म होता है, मतलब कि 8 बाइनरी डिजिट से मिल करके बाइट बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 8 बिट्स को दोस्तों क्या कहते हैं, एक बाइट कहा जाता है। आगे आप दोस्तों देखेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह 8 बिट्स के यूनिट कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बिट को मिला के एक बाइट बनती है, एक बाइट या 8 बिट्स से एक अक्षर का निर्माण होता है। मतलब कोई एक वर्णमाला, लाइक अगर आपको ABC या फिर 1 2 3 या फिर क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, ये सब अगर डिनोट करना है तो वहां पे आपको 8 बिट की जरूरत पड़ेगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जानने की आपको जरूरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि ASCII वह सिस्टम है जिसमें उपलब्ध कराता है, कितने कैरेक्टर उपलब्ध कराता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ASCII का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ये दोस्तों ASCII का फुल फॉर्म होता है। ASCII मतलब एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। स्टैंडर्ड दोस्तों इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सारे कंट्री के लिए वो चीज सेम रहे और लोग उसी को फॉलो करें। तो ये ASCII क्या होता है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है जो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज एक दूसरे से लेने देने के प्रयोग में आता है। तो इसमें दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, जैसे भी हम लोग कोई कीबोर्ड पे ए या बी सी प्रेस करते हैं ना, तो वो सबसे पहले ASCII कोड में जाकर के चेंज होता है और उसी को हमारा कंप्यूटर समझता है। वो ASCII कोड भी दोस्तों बिट के फॉर्म में ही होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 128 विभिन्न कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ASCII बस सिस्टम में, जिसमें 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसका प्रयोग ABC जैसे कैरेक्टर्स, नंबर एवं चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डेटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही निरूपित किया जाता है। जो ASCII कोड होता है दोस्तों, ये जो ASCII कोड होता है ये 7 बिट का होता है। तो 7 बिट का होता है, तो इससे दोस्तों 2 to the power 7 डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 to the power 7 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 128 नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर का ही आप यूज कर सकते हैं। ASCII सिस्टम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। इससे 3-4 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया, पहला क्वेश्चन तो ASCII का फुल फॉर्म, दूसरा इसको कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोस्तों इसको 7 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 7 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 to the power 7 मतलब 128 डिफरेंट बिट्स का हम कैरेक्टर का हम यूज कर सकते हैं ASCII से। ठीक, अगला दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित रूप में भी संकेतित होती है। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी दोस्तों, मैंने पीछे के क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि मेमोरी को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे ही हमारा ये CPU है दोस्तों, तो CPU में एक तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट हो जाता है, दूसरा ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो जाता है, तीसरा दोस्तों मेमोरी हो जाता है जो डेटा को स्टोर करने के काम आता है। अब दोस्तों ये जो मेमोरी होती है ये फर्दर 2 टाइप की हो जाती है। पहला दोस्तों प्राइमरी मेमोरी और दूसरा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मैंने दोस्तों पीछे के ही क्लास में आप लोगों को बताया था। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे हमारा CPU डायरेक्टली डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। वहीं इनके सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे हमारा CPU डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। किस लिए नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता डायरेक्टली डेटा को एक्सेस, तो CPU हमारा कैसे उसको एक्सेस करेगा। तो उसके लिए दोस्तों CPU सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से कहेगा कि हम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा का एक्सेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये सेकेंडरी मेमोरी से डेटा प्राइमरी मेमोरी में आएगा, फिर उसके बाद इसका जो डेटा है वो CPU के पास जाएगा। तो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। और दोस्तों इस प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में ही इनबिल्ड होता है। जैसे कि आपका रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब एक प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेन मेमोरी नहीं होता। जैसे कि आपका दोस्तों फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ये सब दोस्तों क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज हैं जो ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करने के काम आता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में से संकेतित होती है। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है,
दोनों एक्सटर्नल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी, इसमें से कोई नहीं, इंटरनल स्टोरेज। तो ये ए इसका राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से भी संकेतित होती है। उसको मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी ये तो दिया हुआ है, और इंटरनल स्टोरेज भी कहा जा सकता है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क में रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। तो ये इसको और भी आगे डिटेल में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये पीछे क्लास में आपको क्लियरली बताया था कि जब आप अपने मोबाइल फोन में वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो सारे वीडियोस का जो साइज है उतना डेटा आपके रैम में आ जाता है। उतना डेटा दोस्तों आपके रैम में आ जाता है, तभी वो उसको आपका मोबाइल उसको एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए दोस्तों जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, इसकी रैम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। रैम की वैल्यू इसीलिए हाई होनी चाहिए क्योंकि जो भी डेटा पे आप प्रोसेस करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, वो सारा डेटा आपका रैम में टेम्पररी बेसिस पे आ जाएगा। रैम में इसलिए आ जाता है ताकि जो आपका प्रोसेसर है उससे जल्दी से जल्दी डेटा ले सके और उस पर प्रोसेस कर सके। तो रैम दोस्तों क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों जब भी प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें रैम में या मेन मेमोरी में रखा जाता है, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू डेटा तुरंत ले सकता है, डायरेक्टली ले सकता है, तो इसलिए वो प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम में रखता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने मोबाइल का हाई रैम मोबाइल लेना प्रीफर करते हैं ताकि एक साथ में ही आप गेम भी खेल सके, वीडियो भी देख सके। मतलब ज़्यादा अगर रैम है तो ज़्यादा स्टोरेज आपका टेम्पररी आपके रैम में रहेगा, तभी ना आप दोस्तों एक साथ वीडियो भी देख पाएंगे, गेम भी खेल पाएंगे और गाना भी सुन पाएंगे। तो ये तो कहाँ रहेगा दोस्तों, मेन मेमोरी में रहता है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का यूज कर रहा होता है तो उसे मेन मेमोरी में रखता है। ठीक, किस लिए रखता है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगला दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। अस्थायी स्मृति है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि टेम्पररी वहां पे डेटा को रखता है। रैम में जो मेन मेमोरी होती है उसमें डेटा को वो टेम्पररी रखता है। इसलिए टेम्पररी रखता है कि जब तक उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, जब तक उस पर प्रोसेस चल रहा है, तभी तक उसको वहां स्टोर करने की जरूरत है। आप अपने मोबाइल फोन का ही एग्जांपल लीजिए। अगर आपको डेटा रखना होता है तो वो जनरली दोस्तों आप कहाँ रखते हैं, वो रोम में रखते हैं। आप मोबाइल जब लेने जाते हैं तो 4 GB रैम या फिर 128 GB रोम लेते हैं। तो रोम हाई इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ पे आप वीडियो और फोटोज को परमानेंटली स्टोर कर सके। और रैम तो दोस्तों इसलिए आप इतना हाई लेते हैं क्योंकि आप यहाँ पे टेम्पररी डेटा को रख सके, मतलब कि अस्थायी रूप में आप यहाँ पे रख सकें। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, मतलब टेम्पररी मेमोरी कौन सी है। तो टेम्पररी मेमोरी दोस्तों इसकी क्या है, रैम है। ठीक, रैम इसकी क्या है, टेम्पररी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसको याद रखिएगा। और आगे रोम दोस्तों क्या है, परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, परमानेंट है। हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट है। ठीक, तो रोम का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, मेमोरी को फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया है। ये दोस्तों मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों ये जो सहायक मेमोरीज होती हैं
ये सस्ती मिलती हैं और इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप डीवीडी में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब एग्जाम्पल है किसके दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को भी फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, अस्थाई मेमोरी तथा अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी सिर्फ और सिर्फ रैम है, इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। उसके अलावा जितने भी प्राइमरी मेमोरीज हैं वो सब क्या हैं, अस्थाई मेमोरी है। रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम, ये सब क्या है दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी में अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा का परमानेंट आप स्टोरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी है। कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी क्या होती है, तो दोस्तों कंप्यूटर की जो इनबिल्ड मेमोरी होती है वो रैम होती है। इसीलिए दोस्तों इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इनबिल्ड इसलिए दोस्तों ये कहा गया है क्योंकि ये प्रोसेसर में ही इनबिल्ड होता है, ताकि आपका जो प्रोसेसर होता है इससे रैम से डेटा का आदान प्रदान करता रहे और स्पीड आपके कंप्यूटर की क्या रहे, फास्ट रहे। इसलिए कंप्यूटर की जो इनबिल्ड मेमोरी होती है वो रैम होती है, डी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो ये आप याद रखिएगा, जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये दोस्तों सीपीयू और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों जितनी मेमोरी फास्ट रहेगी उतनी ही वो दोस्तों क्या मिलेगी, कॉस्टली मिलती है। आगे दोस्तों थोड़ा सा इस पर डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे फास्ट मेमोरी, आप सबसे फास्ट अगर देखा जाए तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, उससे फास्ट कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होता है, फिर फ्लैश या यूएसबी मेमोरी होती है, फिर हार्ड डिस्क होती है, फिर मैग्नेटिक टेप। मतलब सबसे स्लोवेस्ट होती है कौन सी, मैग्नेटिक टेप, और सबसे फास्ट कौन सी होती है, रजिस्टर, और उसके बाद कैश मेमोरी होती है सबसे फास्ट, फिर रैम। ये स्टार्टिंग के तीन आप फास्टेस्ट मेमोरी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैश मेमोरी सबसे क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है। जैसे जैसे दोस्तों उसकी फास्ट बढ़ जाती है, जैसे जितनी भी मेमोरी फास्ट रहेगी उसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। मतलब सबसे कॉस्टलियर कौन सा होगा, रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी भी कॉस्टलियस्ट होगा सबसे महंगा, और रैम भी कॉस्टलियस्ट होगा। वही मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क आपको सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कैश मेमोरी किसके बीच क्रिया करती है। जस्ट अभी मैंने बताया, क्योंकि सीपीयू और रैम तो ऑलरेडी ये प्राइमरी एक्सेस होते हैं, तो अगर इससे भी फास्ट होना है तो कहीं इसके बीच में ही कैश मेमोरी को ही लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीपीयू और रैम के बीच में होता है कैश मेमोरी। कभी कभी दोस्तों आप अपने मोबाइल से कैश क्लियर करते हैं, कैश मेमोरी को क्लियर करते हैं, तो वही ये मेमोरी है जो डेटा को और फास्ट उसका एग्जीक्यूशन आदान प्रदान में काम आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेस के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है और मेमोरी में डेटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफी मंद होती है। ठीक, आगे दोस्तों देख लेते हैं। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तृतीयक संग्रहण मतलब दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। तो किसका उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किया जाता है, तो फ्लॉपी डिस्क भी किया जाता है, और आपका ईपी रोम, और सॉरी सिर्फ फ्लॉपी डिस्क ही किया जाता है, बाकी रोम, ईपी रोम और रैम ये सब तो क्या है दोस्तों, ये सब प्राइमरी मेमोरी है, ये सब प्राइम। तो फ्लॉपी डिस्क ही क्या है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीय। तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं।
कि सीडी का आकार कैसा होता है। तो ये दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि सीडी का आकार क्या होता है दोस्तों, गोल होता है। सीडी का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्टिकल डेटा, अब सीडी किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, तो दोस्तों वो ऑप्टिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को लेकर बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पिट्स और बैंड में स्टोर किया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि सीडी में डेटा का जो स्टोरेज है वो पिट्स और बैंड में स्टोर किया जाता है। पिट्स मतलब दोस्तों क्या होता है, गड्ढा होता है ना, पिट्स मतलब गड्ढा होता है। तो यहाँ पे पिट्स को 0 से डिनोट करते हैं और दोस्तों बैंड को 1 से डिनोट करते हैं। तो डिस्क पर डेटा लिखने के लिए उच्च क्षमता लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है जिसमें डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, पिट्स मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो गड्ढे बन जाते हैं, लेजर बीम के द्वारा उस पर गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें पिट्स कहते हैं। पिट्स के बीच समतल क्षेत्र को लैंड कहते हैं। समतल क्षेत्र को लैंड कहते हैं। पिट्स 0 या ऑफ को तथा लैंड 1 या ऑन को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीडी है, इस पे लेजर बीम के द्वारा यहाँ पे हल्के हल्के छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं। तो जो गड्ढा होता है उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, पिट्स कहा जाएगा। जो ऑफ, गड्ढा मतलब नीचे, अगर ये सतह है तो अगर गड्ढा होगा तो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक, और ये ऊपर ये, तो ये इस एरिया को क्या कहा जाएगा दोस्तों, लैंड कहा जाएगा। इस एरिया को क्या कहा जाएगा, पिट्स कहा जाएगा। तो ये पिट्स 0 को डिनोट करता है और लैंड दोस्तों 1 को डिनोट करता है या ऑन को डिनोट करता है। तो इसी फॉर्म में डेटा का स्टोरेज होता है सीडी में, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, डीवीडी क्या है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद कर लीजिए। डीवीडी का फुल फॉर्म दोस्तों आप क्लियरली याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। तो जी आप याद कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। सीडी रोम क्या है दोस्तों, निम्नलिखित का एक उदाहरण है। यहां पे दोस्तों आंसर दिया गया है इनपुट डिवाइस का। सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जबकि सीडी आरडब्ल्यू हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस हैं। दोस्तों सीडी रोम इसलिए इनपुट डिवाइसेस है जहां से आप सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, मतलब वो सीडीज जिससे आप सिर्फ और सिर्फ डेटा का ट्रांसफर प्रोसेसर में कर सकते हैं, मतलब इनपुट की तरह ले सकते हैं, तो वो सीडी रोम कहलाती है। वही बल्कि दोस्तों सीडी आरडब्ल्यू मतलब रीड राइट, मतलब यहाँ पे आप डेटा का ले भी सकते हैं और उस पर आउटपुट भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये दोस्तों इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस कही जाएगी। कौन सी, सीडी आरडब्ल्यू, सीडी आरडब्ल्यू मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, और यहाँ पे क्या है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिससे आप डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। तो इसलिए ये दोस्तों इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में यहाँ पे इसको डाला गया है। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये तो क्लियरली सबको ही पता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपसे सूचना और तकनीकी में भी पूछे जा सकते हैं और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली इसमें कुछ समझाने का है नहीं, जितना आप याद कर सकते हैं इस चीज को जो अभी हमने आपको बताया कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे GUI बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या याद करने की जरूरत है, GUI का फुल फॉर्म भी आपको याद करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए
क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट होती है। अगला क्वेश्चन, फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल डिस्क में नॉन कन्फ्यूजियल स्थानों को संग्रहित करे। ठीक, इसको भी आप याद कर लीजिए कि फाइल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जिसका अर्थ है फाइल एक स्थान पर न होकर विशिष्ट स्थानों नॉन कॉन्टिजुअल पर फैली रहती है। फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा देते हैं और बहुत छोटा सा स्थान बच जाता है, और जब नया डेटा फाइल सुरक्षित करते हैं तो वह स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों पर कई भाग में होता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल फ्रेगमेंटेशन होता है। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर तारीख और समय पर होते हैं। कहाँ होते हैं? टास्क बार। ये सब तो आसान क्वेश्चन, अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी चलाया है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होती है? तो दोस्तों ये स्टार्ट बटन पे आपका हेल्प मेन्यू उपलब्ध होती है, ये यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं। ये सारे दोस्तों कहाँ पे दिखते हैं? टाइटल बार पे ही दिखते हैं। आपको कहाँ पे दिखते हैं दोस्तों? टाइटल बार पे ही दिखते हैं। तो ये दोस्तों कुछ 60 क्वेश्चंस आप लोगों को लास्ट के 3 क्लासेस में मैंने बताने की कोशिश की, और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन का था। आगे हम लोग इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ों पर देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आगे से अपने क्लासेस में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।